हेलो बच्चों। मैं आपका पीएन सर इस बार फुल लेक्चर लेकर के आया हूँ। पूरा क्लास 12th का फिजिक्स लेके आया हूँ। पूरे एक महीने के अंदर हम लोग बोर्ड की पूरी तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पे बोर्ड में कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके नंबर में कहीं कोई दिक्कत हो। निश्चित तौर पे आपको 100 में 100 नंबर दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा इस आपके गुरुकुल चैनल से। ध्यान देना बच्चों। कहते हैं ना, कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश होते हैं जिंदगी में, अक्सर वे लोग खामोश होते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। बच्चों यहीं से हम शुरुआत करते हैं आज पहले चैप्टर की स्थिर विद्युत। शुरू करते हैं बच्चों स्थिर विद्युत, जो आपके क्लास 12th के फिजिक्स का पहला लेसन है। हम लोग चर्चा करते हैं स्थिर विद्युत की। ध्यान दीजिएगा, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत ध्यान देंगे, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर माने क्या होता है? रुका हुआ। और जो ये विद्युत बना है ये इलेक्ट्रो शब्द से बना हुआ है। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज की हिंदी होती है आवेश। चार्ज की हिंदी क्या होती है? आवेश। यानी हम लोग कहें कि स्थिर आवेश, यानी अगर आवेश हमारा क्या है? स्थिर है, तो हम क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत की, यानी कि स्थिर विद्युत को पढ़ेंगे। बात समझ में आई? क्लियर? कोई डाउट नहीं? ध्यान देंगे बच्चों। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग आवेश की, क्योंकि हमारे जीवन में पहली एंट्री हो गई आवेश की। ज्यादा मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ कि थेल्स ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, रगड़ा, ये सब बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी केवल एग्जाम के फील्ड ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। तो आवेश की अगर हम लोग चर्चा करें बच्चों, तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वस्तु विद्युत या चुंबक का अनुभव चुंबक के गुणों का कहते हैं, जिसके कारण वस्तु विद्युत या चुंबक के गुणों का अनुभव करती है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु विद्युत और चुंबक के गुणों का अध्ययन करती है। यानी उसके अंदर विद्युत का भी गुण होगा और चुंबक का भी गुण होगा। वो किसके कारण होगा बेटा? आवेश के कारण। यानी अगर कोई वस्तु विद्युत में है या चुंबकीय में है तो हम पक्का जान लेंगे कि उसके अंदर क्या है? आवेश। समझ आ रही बात ना? अब बात करेंगे बच्चों आवेश की मात्रा की। आवेश का मात्रक, ध्यान देना, अगर आप आवेश के मात्रक की बात करते हो तो आवेश का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, एक होता है एसआई मात्रक और दूसरा होता है सीजीएस मात्रक। क्या होता है? सीजीएस। बच्चों एसआई मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो एसआई मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। ठीक है? या इसको हम लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिखते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है? यानी आवेश का अगर कोई एसआई मात्रा पूछे तो कूलम, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्पियर इंटू सेकेंड बोलते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। तो
तो सीजीएस में क्या होता है बेटा, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम क्या होता है, स्टेट कूलम। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक, इसका अन्य मात्रक भी होता है, ठीक है, एक ESU और एक क्या होता है, EMU मात्रक होता है, ठीक है ना, एक ESU, ठीक, और एक क्या होता है, EMU मात्रक होता है। समझ आ रही बात ना? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं, ये बात समझ आ रही ना? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु विद्युत या चुंबकीय गुणों का अनुभव करता है। ठीक, आवेश के मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक होता है कूलम, या उसको लिखते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड। ठीक, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है। एक कूलम में बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, या ठीक है लिखा जाता है 1/10 एव कूलम, यानी कि एक कूलम में क्या होता है, 3 × 10⁻⁷, ठीक है ना, 9 स्टेट कूलम या 1/10 एव कूलम। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, यानी एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम और बराबर कितना होता है, 1/10 एव कूलम के। क्लियर हो गया, आगे बढ़े बच्चों, ध्यान देंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि आवेश का मात्रक मुझे पता चल गया, तो इसका बीमा निकाल लेते हैं, यानी कि बीमीय सूत्र। आवेश का बीमीय सूत्र होता है, बीमीय सूत्र, एक चीज ध्यान देना, आवेश का एक सूत्र होता है बच्चों, Q = I × T। आवेश का एक सूत्र क्या होता है, Q = I × T। तो यहां अगर हम चर्चा करें, I क्या है, एम्पियर, यानी कि धारा, सॉरी I क्या है, धारा, मैं उसका मात्रक लिख दिया, यानी I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, और T क्या है, समय, और Q क्या है, आवेश। ठीक है, ध्यान देना बेटा, आवेश का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, और विद्युत धारा का जो होता है वो कैपिटल A और समय का कैपिटल T। यानी आवेश का अगर मुझे कोई बीमीय सूत्र पूछे तो आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, A × T। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? नहीं। आवेश राशि कैसी होती है, अगर कोई पूछे कि आवेश किस प्रकार की राशि है, ठीक है ना, तो आवेश जो राशि होता है, ठीक है, यह जो राशि होता है आवेश अदिश राशि होता है। आवेश क्या होता है, अदिश राशि होती है, यानी आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन यानी दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बात समझ में आ रही है? ध्यान देंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए, एकदम बोर्ड के व्यू से, बहुत जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे और पूरा करेंगे कम समय में, विद इन 1 मंथ पूरा फिजिक्स खत्म। ध्यान देंगे बेटा, आगे हम लोग पढ़ते हैं आवेशों की गति के बारे में, या आवेशों के स्थानांतरण, पहले समझ लें आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों के स्थानांतरण की चर्चा करें तो अगर हम लोग आवेशों के स्थानांतरण की चर्चा करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना, यदि आवेशों को एक बॉडी से यानी एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी आवेशों के स्थानांतरण की बात करें तो आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर हो गया, यानी
आवेश को हम लिख सकते हैं, आवेश को या आवेशों को एक पिंड से दूसरे पिंड पर, एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेशों को एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। वीडियो क्लियर है? कोई डाउट नहीं? जब सब क्लियर लग रहा है, साउंड क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे, आवेशों को एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखेंगे बच्चों, आगे अगर हम देखें कि यदि हमारा जो आवेश है उसका वेग अगर 0 है, यदि आवेश का वेग कितना है? 0 यानी कि 0 है। ध्यान दीजिएगा, यदि आवेश का वेग कितना है? 0 है, तो देखो यहाँ पे जो वस्तु होगी वो विद्युत का अनुभव करेगी। किसका अनुभव करेगी? विद्युत। यानी अगर आवेश का वेग 0 है, यानी आवेश हमारा रुका हुआ है, तो उस वस्तु के अंदर किसका गुण होगा? विद्युत का गुण होगा। समझ में आ रही बात? अगर यही हमारा आवेश क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युत की। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। समझ आ रही बात ना? यानी अगर वस्तु का वेग 0 है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। अगर v हमारा क्या है? कांस्टेंट है, यानी हमारा वेग क्या है? नियत है। वेग क्या है? नियत है। तो अगर हमारा वेग नियत है तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग वस्तु के अंदर गुण आएगा वो चुंबक का गुण आएगा। किसका गुण आएगा? चुंबक का। यानी अगर हमारा वेग क्या है? कांस्टेंट है, तो वस्तु के अंदर किसका गुण आएगा? चुंबक का गुण आएगा। क्लियर हो गया? अगर यही वेग कांस्टेंट नहीं है, वेग कांस्टेंट नहीं है, ऐसे कांस्टेंट पढ़ लीजिएगा, कांस्टेंट की स्पेलिंग या नियत लिख सकते हो आप, ठीक है। यदि वेग हमारा कांस्टेंट नहीं है तो वस्तु के अंदर दोनों गुण होती है, क्या? विद्युत और चुंबक। ठीक है, यानी अगर हमारा वेग 0 है तो वस्तु के अंदर कौन सा गुण होगा? विद्युत का गुण होगा। अगर हमारा वेग कांस्टेंट है तो वस्तु के अंदर किसका गुण होगा? चुंबक का। यदि हमारा वेग कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा बच्चों? विद्युत और चुंबक दोनों का गुण वस्तु के अंदर पाया जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? एनी प्रॉब्लम? नहीं? आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ध्यान देंगे, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम की बात करते हैं अगर, तो कहते हैं आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? यानी आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है बच्चों? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ कर लेते हैं, ध्यान देंगे। आपसे वही पूछ लिया जाए, जैसे एक बॉडी है,
ठीक है। एक बॉडी के अंदर ये 2-3 बॉडी है, मान लो इस पर 2 कूलम का माइक्रो कूलम का आवेश है, इस पर -3 माइक्रो कूलम का आवेश है, इस पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश है, दिख रहा है ना। इसमें 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, इसमें 10 माइक्रो कूलम का, इसमें -3 माइक्रो कूलम का आवेश है। ठीक, अब क्या किया गया, एक और ले लिया है, लीजिए भाई, एक ले लिया, और ये अंदर ही है, बाहर नहीं भाई, ये अंदर ही है, इस बड़े गोले के अंदर सब है। यहाँ मान लो -4 माइक्रो कूलम, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही बात। तो अब इन सबको आपस में मिला दिया गया, इन सबको क्या किया गया, आपस में मिला दिया गया। जब इनको आपस में मिलाया गया तो एक चीज बताइएगा, ठीक है, इस वाले आवेश पर जो 2 वाला था, कुछ किया गया इसमें, इस 2 वाले आवेश पर मान लो A B C D, ये 4 थे, A B C D, तो A वाले पर, ठीक है ना, क्या हो गया, 3 माइक्रो कूलम का आवेश आ गया, B वाले पे 7 माइक्रो कूलम का आवेश आ गया, D वाले पे 6 माइक्रो कूलम का आवेश आ गया, तो C वाले पर कितना आवेश होगा, ये आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया बच्चों। A वाले पे 2 था, B वाले पे 10 था, C वाले पे -3, D वाले पे -4। ठीक, अब इनको आपस में क्या किया गया, मिला दिया गया, या कुछ भी कर दिया गया, मुझे नहीं पता। ठीक, कुछ कर दिया गया तो A वाले पे कितना हो गया, 3 माइक्रो कूलम, B वाले पे 7 माइक्रो कूलम, D वाले पे 6 माइक्रो कूलम। तो ये आपसे पूछ रहा है C वाले पर कितना आवेश होगा। तो हम जानते हैं कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल बदला जा सकता है। यानी जो पहले आवेश था वही आवेश अब भी होगा, जो आवेश पहले था वही आवेश अब भी होगा, यानी आवेश खत्म नहीं हुआ होगा। तो पहले कितना आवेश था उसको लिख लेंगे, बराबर बाद में कितना आवेश है उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम अपना उत्तर लाके रख देंगे। देखो बच्चों, तो पहले क्या होगा, ए पे 2 माइक्रो कूलम था, ठीक है, प्लस बी पे कितना था, 10 माइक्रो कूलम था, सी पे कितना था, -3 माइक्रो कूलम था, डी पे कितना था, -4 माइक्रो कूलम। समझ आ रही बात। आगे क्या होगा, बराबर हो जाएगा, कितना हो गया, ए पे 3 माइक्रो कूलम, बी पे 7 माइक्रो कूलम और डी पे 6 माइक्रो कूलम। तो आपसे पूछ रहा है सी पर, तो सी पर मान लिया सी होगा, सी में कितना होगा, सी मुझे क्या पता कितना होगा, तो ये देखो 7 3 10, ये प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ देखो बेटा ये 6 है, इधर आएगा -6 होगा, तो 6 4 10 3 13, 13 में से 2 गया, कितना बचा 11 माइनस का, चूंकि माइनस अधिक है, माइनस क्या है अधिक, तो इसलिए हो जाएगा -11 माइक्रो कूलम। ये किस पर आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। यानी सी पर अगर कोई आपसे चार्ज पूछे तो आप आराम से बता दोगे कितना होगा, -11 माइक्रो कूलम। क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, तो मुझे आवेश संरक्षण का नियम अच्छे से समझ में आ गया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि आवेश को बदला जा सकता है। हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ लिया कि एक बॉडी पे इतना आवेश था, कुछ मिला जुला दिया गया या कुछ भी कर दिया गया तो दूसरे पे अलग अलग हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो पहले आवेश था वही आवेश बाद में भी रहेगा, क्योंकि यह आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े बेटा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का या आवेशों का भी लिख दो, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण बच्चों, आवेशों के क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वांटा, क्वांटीकरण का आपका संबंध एक दिख रहा होगा क्वांटा से,
यानी क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। जैसे आपने पढ़ा था ना प्लांक, पढ़ा नहीं होगा अभी या 11th में सुना होगा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट, क्वांटम का क्या होता है पैकेट। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पैकेट कभी भी होती है तो ये तो एक हो सकती है, या तो दो हो सकती है, या तो तीन हो सकती है, कोई सामान आधा पैकेट नहीं मिलता है। मिलता है क्या? जब भी आप पैकेट में लोगे तो सामान हमेशा क्या होता है, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, इस तरह से मिलता है। तो वही चीज चार्ज के भी साथ होता है कि चार्ज कभी भी निकलेगा तो वो एक चार्ज निकल सकता है, दो चार्ज निकल सकता है, तीन चार्ज निकल सकता है, न कि कभी आधा चार्ज निकलेगा। भाई आधा मार नहीं दोगे, उसका कत्ल नहीं कर दोगे चार्जवा का, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। जब भी करोगे तो क्या करोगे, एक चार्ज निकालोगे, यानी एक आवेश निकाल सकते हो, दो आवेश निकाल सकते हो, वो आप पे निर्भर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं ले रहा हूं, जैसे आप सोडियम ले रहे हो, सोडियम 11, और दूसरा एग्जांपल ले लो क्लोरीन 17, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। तो न्यारी बात ना, क्या होता है 2,8,1, दूसरा होता है 2,8,7। आप सभी लोगों को पता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमेशा क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी नाभिक हमेशा क्या होता है, धनावेशित होता है। और आप सबको पता है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। समझ आ रही बात ना? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना होगा, 2,8,1, यही ना। तो ये सोडियम क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। सोडियम क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। और उसी तरह यहाँ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करेगा, ध्यान दीजिए, क्लोरीन क्या करेगा, 2,8,7, 2,8,7, ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ठीक है ना। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को लेता है या इलेक्ट्रॉनों को देता है। समझ आ रही बात ना? तो आप एक चीज जानिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, अगर निकलेगा तो धनावेश, और अगर ग्रहण किया जाएगा तो क्या होता है, ऋणावेश होता है। समझ आ रही बात ना? तो ये कभी भी निकालेगा तो एक निकाल सकता है, और ये लेगा तो कितना ले सकता है, एक, या ये त्यागेगा तो दो त्याग सकता है, ठीक है। ये लेगा तो कितना लेगा, दो, ठीक है ना। ये नहीं कहेगा कि आधा लो, आधा वाला कोई व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर त्यागेगा तो कितना, तीन, लेगा कितना, तीन, ऐसा ही हो सकता है। ये नहीं है कि कभी 3.5 ले लो, 2.25 ले लो, 3.25 लो, ऐसा कोई व्यवस्था एकदम से नहीं है। जो व्यवस्था है बच्चों ना, एकदम सब अच्छी वाली है, ठीक, मिलेगा तो एक ही मिलेगा। समझ आ रही बात? तो बच्चों जितना इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, वही इलेक्ट्रॉन आपके आवेश के रूप में उसके ऊपर संचित होता है। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता तो इसके ऊपर क्या होता, एक धनावेश आता, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या आएगा, एक धनावेश, यानी जो आवेश हो जाएगा उसके ऊपर कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, अगर वो दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इसी तरह अगर यन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, यन इलेक्ट्रॉन का आवेश पाया जाएगा। समझ आ रही बात? देखो बेटा, एक त्यागता है और एक ग्रहण भी कर लेता है। तो जब त्यागेगा तो धनावेश होगा, और जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। यानी इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस। समझ आ रही बात ना? अब देखो, यन कभी भी होगा तो ये पूर्ण संख्या में होगा, यन कभी भी होगा तो क्या होगा, पूर्ण संख्या में होगा। यानी हम यन बराबर 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। और जो ई है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
यानी ई बराबर 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम। ई बराबर नहीं, मॉड ऑफ ई बराबर, ठीक है ना। जो मॉड ऑफ ई होता है यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वही बराबर होता है मॉड ऑफ पी यानी प्रोटॉन पे होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर होता है, यानी उनकी जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है। केवल अंतर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित। तो जब इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और जब प्रोटॉन का लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ जाए, ध्यान देंगे बेटा। तो आवेशों का क्वांटिटेटिव Q बराबर N इंटू E। क्लियर हो गया? यानी जो आवेश निकलेंगे हमेशा क्या होंगे, पूर्ण संख्या में ही निकलेंगे। आवेश हमेशा क्या होंगे, पूर्ण संख्या में ही निकलेंगे। क्लियर हो गया? एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं इस पर, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका रिश्ता होना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल से रिश्ता नहीं है तो फिर दिक्कत है। समझ में आ रही बात? इसलिए हर कंटेंट में हम लोग न्यूमेरिकल करते चलेंगे। आपसे कह दिया जाए एक पिंड पर 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक पिंड पर 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। इस पर कितना आवेश है? इस पर कितना आवेश है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिएगा n बराबर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, कितना आवेश है, यानी Q बराबर कितना, है ना, ठीक। ये जो 4 है वो संख्या है, और हमसे पूछा क्या है, आवेश। तो हम जानते हैं Q बराबर होता है N इंटू E। Q बराबर N इंटू E। तो यहाँ से क्या होगा, Q बराबर N का मान कितना है, 4, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 16 चौका 64, एक अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएगा 10 पे घाते -19। क्लियर हो गया? तो उस बॉडी में कितना आवेश है बेटा, 6.4 गुणे 10 पे घाते -19 कूलम का आवेश है। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी उसकी प्रकृति को बताता है कि उस पर धनावेश है या ऋणावेश है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर ले बेटा, क्योंकि आवेश मुख्यतः हम शायद पहले चर्चा नहीं किए, ठीक। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होते हैं और एक क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आवेशों के प्रकार पे भी यही चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम आपको इसकी प्रकृति बता देंगे, ये क्या है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। क्लियर हो गया? तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आवेशों के प्रकार। ये फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हम लोग देखते हैं आवेशों के प्रकार, ठीक है। आवेशों के प्रकार, अगर आवेशों के प्रकार की चर्चा करते हैं तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, धनावेश, धनावेश, और नंबर 2 क्या होता है बेटा, ऋणावेश। ठीक है, क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। कोई बॉडी धनावेशित कब होती है या कोई बॉडी ऋणावेशित कब होती है, हमसे कोई पूछेगा ना। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, हमने कह दिया धनावेश, ऋणावेश। आपसे कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि कोई बॉडी धनावेशित कब होगी या कोई बॉडी ऋणावेशित कब होगी। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे हमने आपको बताया कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ
चक्कर लगाते हैं, पता है ना। तो नाभिक में रहता कौन है? प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अभी मैं विद्युत उदासीन की भी चर्चा करूंगा। तो ध्यान देंगे, जो प्रोटॉन होता है वो विद्युत धनावेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? विद्युत ऋणावेशित होता है। समझ आ रही बात ना। यानी प्रोटॉन क्या होता है? विद्युत धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? विद्युत ऋणावेशित। तो एक चीज देखो, किसका गुण किसमें दिखता है? जो जिससे ज्यादा, हमारे रहीमदास जी कहे ना, जो हरदी जर्दी तजे तजा सफेदी चूम। ठीक, तो जैसी आप संगति राखेंगे वैसा ही गुण आपके अंदर उत्पन्न होगा। समझ आ रही बात। तो अगर यहां पे प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। यानी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अगर प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो बॉडी क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है तो वो क्या होता है? उदासीन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो संख्या किसकी अधिक होगी? प्रोटॉनों की संख्या किसकी अधिक होगी? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल लिया। उदासीन कब होता है? जब प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक। और जब प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो ये बॉडी क्या होगी? धनावेशित होगी। समझ आ रही बात ना। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर अधिक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये बॉडी क्या होगी? धनावेशित होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो? हाँ, समझ पाए आप लोग। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, माइनस अपने अंदर से निकालेंगे, और जब माइनस अपने अंदर से निकालेंगे तो हम क्या होंगे? धनावेशित होंगे। भाई, आप किसी से कर्जा लिए हो और धीरे धीरे कर्जा खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? आप धनी तो हो रहे हो धीरे धीरे। तो वही चीज यहां है कि अगर क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी ऋणावेश ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। और अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो हम क्या होंगे? धनावेशित होंगे, ऋणावेशित होंगे। स्वाभाविक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, किससे? प्रोटॉनों की संख्या से। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है तो वो बॉडी क्या हो जाएगी? बेटा, ऋणावेशित हो जाएगी। समझ आ रही बात ना। तीसरा कंटेंट हमने इसे थोड़ा सा जोड़ा था, विद्युत उदासीन। क्या जोड़ा था? विद्युत उदासीन। तो हम आपको ये बता देते हैं कि विद्युत उदासीन कब होगा कोई भी। अगर विद्युत उदासीन की चर्चा करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या है? बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या है? बराबर है, तो वो पिंड क्या होगा? विद्युत उदासीन होगा। क्लियर हो गया। यानी उदासीन कब होगा? क्लियर हो गया। तो कब धनावेशित होगा, कब ऋणावेशित होगा, और कब विद्युत उदासीन होगा। ठीक है ना। तो आवेश जनरली कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। समझ आई बात ना। और आप सभी लोग जानते हो बेटा, थोड़ा सा और अगर हम चर्चा करें, ठीक है ना, 12 पढ़ते हो ना आप लोग, तो पक्का आपको पता होगा क्या हो सकता है क्या साथ है। ठीक है ना। एक चीज है, इनमें भी प्यार मोहब्बत चलता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इनमें भी प्यार मोहब्बत चलता है। इन्हें ये प्यार नहीं करते, लेकिन हमारी तरह बेवफा नहीं होते हैं। ये जान लीजिए, ये बेवफाई नहीं करते हैं, ये धोखा नहीं देते हैं। ये करते हैं तो दिल से करते हैं, नहीं तो नहीं करते, लेकिन करते हैं। ये सर्टन जानिए, हमारी तरह बेवफाई नहीं करते हैं। तो वही चीज है कि जो आवेश होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम चर्चा करें, ध्यान दो। अगर ये कोई धनावेश है और ये कोई क्या है? धनावेश है, चाहे ये कोई ऋणावेश है या ये कोई ऋणावेश। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर समान प्रकार के आवेश हैं, ठीक है ना, अगर क्या है? समान प्रकार के आवेश है, तो पक्का इसमें क्या हो जाएगा? दुश्मनी।
क्या हो जाएगा, दुश्मनी होगी। समझ में आ रही बात, ये दिख रहा है आपको? हाँ, यानी अगर प्लस और प्लस है तो पक्का है कभी एक दूसरे से प्यार हो ही नहीं सकता। इससे आई होती है, आप देख लो एक गांव में तो धनी लोग हों तो शायद हर कोई अपने आप को धनी बनने का प्रयास करता है, एक दूसरे से बोलता नहीं, एटीट्यूड में रहता है, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड में रहते, तू इस रास्ते हम इस रास्ते, यानी कोई किसी से मिलने का प्रयास नहीं करता है। तो अगर समान प्रकार के आवेश हैं, एक चीज पक्का जान लीजिएगा बेटा, इसमें क्या होगा, दुश्मनी होगा। क्या होगा, दुश्मनी। यानी हम कह सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आपकी भाषा में, साइंस की भाषा में, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकार के अगर आवेश है, जैसे आपके सामने यही लिख देता हूं, अगर एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो यही आपको फीलिंग आएगी, आजा सजन आजा, मेरे प्यारे सजन, यही ना। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बुला लेते हैं, धड़ाक से जाके मिल जाते हैं, ठीक है। अब तक कहाँ रहा, इतना दिन कहाँ रहा, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं और होता क्या है, ये प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यार। समझ आ रही बात ना। तो और आपकी साइंस की भाषा में अगर हम इसको बोल लें, ठीक है ना, तो इस साइंस की भाषा में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। तो आपने क्या देखा, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। बात समझ में आई क्या, कोई डाउट किसी को, एनी प्रॉब्लम नहीं। आगे चार्ज की प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देते हैं। चार्ज की अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखें, आवेशों को कैसे हम लोग वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का वितरण। चर्चा करें आवेशों के वितरण की, आवेशों का वितरण। ध्यान दीजिएगा, आवेशों को हम दो तरह से वितरित कर सकते हैं, एक होता है असतत वितरण। क्या होता है, एक असतत वितरण, और एक क्या होता है बेटा, सतत वितरण। ठीक है, एक क्या होता है असतत वितरण और एक क्या होता है सतत वितरण। तो असतत का मतलब क्या होगा कि जब आवेश हमारे दूर दूर होंगे, आवेश हमारे क्या होंगे, दूर दूर, जैसे यहाँ 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 यहाँ, ऐसे दूर दूर अगर आवेश फैले हुए हैं, तो ये जो वितरण होता है ये क्या कहलाता है, असतत वितरण कहलाता है। ठीक है ना, यानी आवेश अगर हमारे क्या है, दूर दूर है, तो ये क्या कहलाएगा, असतत वितरण कहलाएगा। और अगर आवेश मेरे क्या है, ध्यान दीजिएगा, चाहे एक समान रूप से चाहे असमान रूप से वितरित है, ठीक है, एक समान रूप से चाहे असमान रूप से वितरित है। जैसे ये कोई बॉडी है, ऐसा कोई आवेश है, ठीक, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई आवेश वितरित है, ये वितरण क्या हो गया बेटा, सतत वितरण। क्या हो गया, सतत। अभी इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, या इस तरह से कहीं अधिक हो सकता है और कहीं कम हो सकता है। ठीक है, तो चाहे समान रूप से चाहे असमान रूप से वितरित हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, असतत वितरण कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इसको हमको बताना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सतत वितरण, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि आवेश घनत्व, ठीक है, जो आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या के, यानी वक्रता त्रिज्या जितना अधिक होगी उतना आवेश घनत्व क्या होता है, कम होता है। ध्यान देंगे, यानी आवेश घनत्व हम लिख सकते हैं, आवेश घनत्व
व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती 1/r। यहाँ r क्या है? वक्रता त्रिज्या। r क्या है? वक्रता त्रिज्या। बच्चों r वक्रता त्रिज्या है, यानी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ क्या है? वक्रता त्रिज्या कम हो रही है, ठीक। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं? ये बॉडी है, ऐसे इस पर अगर ऐसे वृत्त बनाओ और इस पर अगर बनाओगे इसके लिए, तो ये छोटा वृत्त बनेगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अधिक होगा, यानी वक्रता त्रिज्या अधिक, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या कम है और यहाँ वक्रता त्रिज्या क्या है? अधिक है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि आवेश घनत्व अधिक होगा, और आवेश घनत्व, ठीक है, जितना आवेश घनत्व अधिक होगा बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां से चार्ज लीक करने लगता है, ठीक है। इसी आधार पे आगे आपको कोरोना विसर्जन पढ़ाया जाएगा, कैपेसिटर में संधारित्र वाले चैप्टर में। कोरोना विसर्जन की आवेश वहां से लीक करने लगते हैं, यानी कि बहने लगते हैं, हम कहते हैं अपनी भाषा में, आवेश यहाँ से बहने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो तो फ्रिज आपके घर होगी, फ्रिज के कॉर्नर पे टच करते हो तो वहां पे क्या करता है? आपको हल्का सा करंट का अनुभव होता है, मतलब क्या होता है? वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, जिसके कारण आवेश क्या करते हैं? लीक करने लगते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आवेशों के गुण हम लोगों ने जाना। अब आगे की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि आवेश को जो उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? एक घर्षण के द्वारा होता है, ठीक। यानी आवेशों को उत्पन्न करने के लिए हम 3 तरह से उपयोग करते हैं। एक घर्षण होता है, और एक क्या होता है? संवहन होता है, ठीक है। एक क्या होता है? प्रेरण। यानी घर्षण, संवहन और प्रेरण, यानी हम इन 3 विधियों से आवेशों के बारे में उत्पन्न करने के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।